हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद MCQs। आज 10 अप्रैल के दिन आप सभी का करंट अफेयर्स की इस सुप्रभात सीरीज में भरपूर स्वागत है। तो चलिए जी, पहली न्यूज को हम कवर करते हैं। सेंटर अकॉर्ड्स जेड कैटेगरी वीआईपी सिक्योरिटी टू सीईसी राजीव कुमार। सीईसी का मतलब है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो नाम लिख देना, राजीव कुमार जी का। तो राजीव कुमार को केंद्र के द्वारा जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चुनाव के दौरान संभावित खतरों के कारण शस्त्र कमांडो के साथ जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा मिली है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 9 अप्रैल को बताया गया था कि केंद्र सरकार ने संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को ये शस्त्र कमांडो की जो जेड कैटेगरी की वीआईपी सिक्योरिटी है वो प्रदान की है। और जब बात करते हैं ये घोषणा किसने की है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है कि इनको ये सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। 40-45 जो पर्सनल यहाँ पर कर्मी रहेंगे उनको ये काम सौंपा गया है। और ये किसके हैं? सीआरपीएफ के, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसे हम कई एजेंसीज की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एसपीजी का नाम आता है, एसपीजी, एनएसजी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ। तो इन सभी का काम है, ये सभी एजेंसियां देश की वीआईपी पर्सनैलिटी को सिक्योरिटी देने का काम करती है। जैसे हम बात करते हैं, हमारे देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे वर्तमान में अभी हम देख पा रहे हैं राजीव कुमार, आपको पता ना इलेक्शन आने वाले हैं और ये हमारे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो सब कुछ दारोमदार इन्हीं के हाथों में है, इसीलिए इनका जीवित रहना जरूरी है। और ये सब ध्यान में रखते हुए इनको जेड श्रेणी की ये मिली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 1984 बैच, ठीक है ना। तो चलिए जी, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्यभार कब संभाला था? तो आप कहेंगे 15 मई 2022 को इन्होंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पदभार संभाला था, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने ये पदभार संभाला। तो यहां पर एक मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद में हम बात करते हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे और फिर हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बताया था, भारत के निर्वाचन आयोग के हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, राजीव कुमार जी। इनको दी गई है जेड श्रेणी की सुरक्षा, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे पहला कथन लिखा हुआ है, भारत का निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद को निपटने में सक्षम नहीं है। ये कथन आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। यानी कि वो तो सक्षम है, भारत के निर्वाचन आयोग का यही तो काम है कि वो राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद को निपटाए। लेकिन ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सक्षम नहीं है। लेकिन ये बात गलत लिखी हुई है और हमें यही तो बताना था कि जो सही नहीं है वो टिक कर दो। तो पहला सही नहीं है, बाकी भी पढ़ लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 साल का होता है या फिर 65 साल की आयु, जो भी पहले आता हो तब तक रहेगा। मान के चलो कोई
व्यक्ति है उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला, या तो उनको 6 साल तक यहाँ पर इस पद पर रहना होगा। अगर इस 6 वर्ष की अहार्ता से पहले उनकी उम्र 65 साल क्रॉस कर गई तो फिर वो ये क्राइटेरिया माना जाएगा। तो दोनों में से एक माना जाएगा, जो पहले हो जाए वही मान्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सटीक लिखी हुई है। और फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। कहने का भाव क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया और जिन कारणों से हटाया जाता है, उन्हीं कारणों और उन्हीं प्रक्रिया के माध्यम से ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। इनके अलावा किसी भी कारण से किसी भी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया नहीं जा सकता। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, हमें बताना था जो कथन सत्य नहीं है। तो पहला जो पॉइंट था वो सही नहीं लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है, तो हमें वही टिक करना था। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद को निपटाने में सक्षम है। तो जैसे हम बात करते हैं इस निर्वाचन आयोग में, वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसमें कितने सदस्य हैं निर्वाचन आयोग में? तो इसमें टोटल होते हैं तीन कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जिनके बारे में अभी हमने ये न्यूज देखी है, और इनका नाम क्या है? राजीव कुमार, ठीक है ना। और दो होते हैं चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त। जैसे हम बात करते हैं, ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, ये कौन है? तो ये है ज्ञानेश कुमार, जो कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और दूसरे जो हैं, ये फोटो दिखाई दे रही होगी सरदार जी, ये हैं सुखबीर सिंह संधू। इनकी नियुक्ति पिछले ही महीने हुई थी, और जब इनकी नियुक्ति हुई तो हमने न्यूज को कवर भी किया था। इनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि इनकी नियुक्ति बड़ी जल्दबाजी में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तो वो सब बातें हमने देखी थी। तो वर्तमान में हमारे निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इन्हीं को एक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जेड श्रेणी की क्या दी गई है? सिक्योरिटी प्रदान की गई है। जब हम सुरक्षा की विभिन्न श्रेणियों के नाम देखते हैं तो यहाँ पर लगभग मोटे तौर पर 6 प्रकार की हम सुरक्षा की श्रेणियां देखते हैं। तो सबसे बेसिक होती है, उसे हम बोलते हैं एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी। सबसे बेसिक मानी जाती है, बुनियादी स्तर की सुरक्षा श्रेणी होती है ये। और इस श्रेणी में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। 2 सुरक्षाकर्मी साथ रहेंगे। बिल्कुल बेसिक ये सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। इसमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता है, कमांडो इसमें शामिल नहीं होता है। तो जैसे हम बात करते हैं, उसके बाद कौन सी आती है? फिर आती है वाई कैटेगरी की। इसमें एक कमांडो होता है जिसके पास बंदूक होती है, और स्थायी सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। लगभग 4 सुरक्षाकर्मी। और फिर आती है वाई प्लस सिक्योरिटी। तो वाई प्लस सिक्योरिटी में कितने होते हैं? 2 कमांडो होते हैं जिनके पास बंदूक होती है, और निवास सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त इसमें सुरक्षाकर्मी लगाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं राजीव कुमार के बारे में, यानी कि CEC राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको कौन सी सिक्योरिटी दी गई है? इनको जेड सुरक्षा की श्रेणी वाली सिक्योरिटी दी गई है। तो इसमें क्या होता है? इसमें 6 कमांडो होते हैं और सभी के पास बंदूक होती है, ठीक है ना। और निवास सुरक्षा के लिए
2 अन्य सुरक्षाकर्मी भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो है वो होती है Z+ सिक्योरिटी, Z+। ये सबसे सर्वोच्च, मतलब आप कह सकते हैं कैटेगरी की ये सिक्योरिटी होती है, सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं। इसमें लगभग 10+ NSG कमांडो होते हैं, ठीक है, और पुलिस कर्मियों सहित लगभग 55 के आसपास इसमें कर्मचारी होते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी कमांडो होते हैं ना, वो मार्शल आर्ट में निपुण होते हैं, आधुनिक संचार उपकरणों से लैस होते हैं वो। और Z+ जो सिक्योरिटी है वो किसको मिली हुई है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मिली हुई है। और इसी के साथ आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी Z+ सिक्योरिटी मिली है। जब हम Z सुरक्षा कैटेगरी की बात करते हैं, जो अभी राजीव कुमार जी को मिली है, इनके अलावा जो रामदेव हैं उनको भी Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और ये सब बातें क्यों हुई है, क्यों इनको Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, तो आपको पता है अभी इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन की घोषणा कर दी गई थी चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, है ना, थोड़े ही दिन पहले। तो कहा गया था कि 7 चरणों में ये इलेक्शन होने वाले हैं। तो इन चरणों के बारे में तो यहां बात करने की आवश्यकता है नहीं। पहला, चलो वैसे लिख देते हैं, पहला चरण जो है वो होगा 19 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के इलेक्शन होंगे, और उसके बाद फिर 7 मई को, फिर 13 मई, और फिर 20 मई, ठीक है, 20 मई, और फिर आएंगे 25 मई को इलेक्शन, ठीक है। और बाद में एक बच जाता है 1 जून। तो इस प्रकार 7 चरणों में इलेक्शन होंगे, और इनका रिजल्ट कब आएगा, यानी कि गिनती कब होगी, तो 4 जून को इनकी गिनती शुरू हो जाएगी कि किसको कितने वोट मिले हैं, ठीक है ना। तो होने के इलेक्शन की घोषणा होने के बाद कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि उनको सुरक्षा दी जाए Z कैटेगरी की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का प्रावधान करता है। जिन्होंने लिखा होगा ना सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इसमें आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साधारण सी बात है इसमें। और अगर बाकी ऑप्शन देखें तो जैसे इसमें लिखा हुआ है 103, भारतीय संविधान 103 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेगा, तो ये 103 में कहा गया है। और जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 315 की, तो इसके अंतर्गत यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहें तो संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। और एक पॉइंट और बच गया है यहाँ 326। तो क्या आप बता सकते हैं 326 में क्या कहा गया है? तो इसके अनुसार जो भी वयस्क हैं, यानी कि 18 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, उनको मत देने का अधिकार है, यानी कि मताधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 326 में। तो ये आपकी बात हुई चुनाव आयोग से संबंधित, ठीक है ना। तो हमारा मुद्दा यही रहता है कि थोड़ी सी न्यूज अगर कोई ट्रेंडिंग में है तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कुछ इतिहास के क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बस हमें न्यूज मिलनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ। इजराइल डिप्लॉयज सी डोम डिफेंस सिस्टम फॉर फर्स्ट टाइम। इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात की। The land-based Iron Dome has been used countless times to intercept rockets. तो हमास नियंत्रित
गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को रोकने के लिए आयरन डोम का अनगिनत बार उपयोग किया गया। उस रक्षा प्रणाली की लागत कितनी है? $50,000 पर लॉन्चिंग, यानी कि एक बार लॉन्चिंग करेंगे तो $50,000। तो ऐसा सिस्टम इन्होंने किया है। तो सेना ने 9 अप्रैल को कहा था कि इजराइल ने पहली बार अपने जहाज पर लगे रक्षा प्रणाली, जिसे सी डोम कहा जाता है, इसको दक्षिणी शहर इलियट के पास देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध लक्ष्य के खिलाफ तैनात किया है। साउदर्न सिटी एलियट, उसी के पास में। सी डोम आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है, जिसका उपयोग रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम इजराइल के बारे में बातें करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अभी की लेटेस्ट फोटो है। ठीक है ना। तो सी डोम डिफेंस सिस्टम। चलो जी, अब हम थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। लगभग बात है ये 2017 की, तो 2017 में पूछा गया था ये यूपीएससी में। अब आप इसमें बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन सा कथन आपका ठीक रहेगा। इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? जिन्होंने लिखा होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। तो ये देश इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये मैंने सर्च किया था गूगल मैप। गूगल मैप पे सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखाई दिया, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आपको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं इजराइल की, इजराइल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलेम। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा जेरूशलेम, तो इसमें कोई भी आपको गलत नहीं करना है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और यहाँ इजराइल की जो मुद्रा का नाम है, मुद्रा का नाम क्या है? इजरायली शेकेल। इजरायली शेकेल वहां की मुद्रा का नाम है। और वैसे नॉर्मली इसे शेकेल संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार हम हमारी भारतीय करेंसी की बात करते हैं, तो करेंसी का नाम क्या है? भारतीय रुपया, लेकिन कहने में हम सिंपल रुपया बोलते हैं। ठीक वैसे ही इसे भी क्या है? संक्षेप में शेकेल ही बोला जाता है। इजराइल की मुद्रा को अंग्रेजी में शेकेल और हिब्रू भाषा में शकलिम कहा जाता है, शकलिम। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा जो रुपया है उसे हिंदी भाषा में रुपया बोलते हैं, इंग्लिश में रुपीज बोलते हैं, कहीं रुपया बोलते हैं, कोई रुपया बोलते हैं, कोई रुपये बोलते हैं। ठीक वैसे ही इजराइल में भी क्या है? इस शेकेल को हिब्रू भाषा में क्या बोला जाता है? शकलिम बोला जाता है। हर शेकेल में 100 ईगोरेट होते हैं। एक शेकेल बराबर होता है 100 ईगोरेट। ये ठीक वैसा ही है जैसे 1 रुपए में हमारे पास 100 पैसे होते हैं, है ना। 1 रुपया 100 पैसे, तो ठीक वैसा ही है ये भी। चलो अब आ जाइए वापिस, हमें समझना है कि इसके साथ में सटते जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया था? तो वहां पर देखिए ऑप्शन बी ठीक था ना, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर में इजराइल की सीमा किसके साथ लगती है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे। ये देखिएगा, एक सेकेंड, गलत हो गया। चलो अभी टिक कर दिया है, कलर चेंज कर दिया है। ये देख लो, ये लिखा हुआ है लेबनान। तो इजराइल के उत्तर में है लेबनान की सीमा। जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, जैसे ये है आपकी पूर्व, ये पश्चिमी सीमा, और ये उत्तरी और दक्षिणी। तो जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, यानी कि ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन कौन सा क्षेत्र लगता है? यहाँ पे लगता है आपका सीरिया। ठीक है ना। तो पूर्वोत्तर में सीरिया और गोल्डन हाइट्स लगते हैं। और जब बात करते हैं पूर्व में, पूर्व में यहाँ पर लिखा हुआ ना वेस्ट बैंक, ये देखिए वेस्ट बैंक लिखा हुआ है।
वेस्ट बैंक और जॉर्डन ये पूर्व में लगते हैं। जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में गाजा पट्टी और मिस्र का नाम आता है। और जब बात करते हैं पश्चिमी सीमा की, ये आपका भूमध्य सागर रहा, ठीक है ना। बचपन में कहानी सुना करते थे, मिस्र शहर नु जाओ बच्चा देर जमाना लाओ, ठीक है, माता जी कहानी सुनाया करते थे अक्सर। तो ये वही मिस्र है। तो ये मैप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, ये इजराइल रहा, इजराइल के पूर्व में जॉर्डन रहा, उत्तर में लेबनान है और पश्चिम में भूमध्य सागर। और जब दक्षिण की बात करते हैं तो गाजा पट्टी और मिस्र का नाम आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं, कोई भी इसमें आपका पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हमेशा बना रहता है। तो इजराइल जो है, इजराइल ने ये अपनी राजधानी जेरूसलम को कब घोषित किया था, तो ये 1980 की बात है। 1980 में इजराइल ने जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित कर लिया। इससे क्या है, अरब समुदाय नाराज हो गया। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही जेरूसलम को अपना मानते हैं, ठीक है। तो जेरूसलम यहूदियों के साथ साथ ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लिए भी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है, तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पता है निरंतर यहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, काफी लंबा समय बीत गया है, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। यूएस एम्स टू बोल्स्टर फ्रंट अगेंस्ट चाइना एट टॉक्स विद द लीडर ऑफ जापान एंड फिलीपींस। अमेरिका ने चाइना के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए जापान और फिलीपींस के नेताओं के साथ बातचीत ये शुरू की है। तो जैसे जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, फूमियो किशिदा। तो इनका स्वागत किया जाएगा अमेरिका में। तो ये सभी कहां पर इकट्ठे होंगे, अमेरिका में इकट्ठे होंगे। हालांकि जापान घरेलू संकटों से अभी उभरा नहीं है, वहां पर घरेलू संकट अभी बना हुआ है। फिर भी घरेलू संकट में फंसे जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का अमेरिका में धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट जोई बिडेन, आपको पता है वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जोई बिडेन। तो जोई बिडेन ने आर्थिक और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसी सप्ताह जापान और फिलीपींस के नेताओं की मेजबानी की, क्योंकि सहयोगी चीन की बढ़ती ताकत की वो भरपाई करना चाहते हैं। चाइना जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो इसी के खिलाफ वो इकट्ठा होना चाहते हैं। और उत्तरी कोरिया से लेकर यूक्रेन और गाजा में युद्ध के जो जोखिम है उनका भी वो प्रबंधन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, और गाजा की, और हम बात कर रहे थे इजराइल की, तो इनका युद्ध चल रहा है। ऊपर से चाइना जो है वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर इकट्ठे हुए। और कौन कौन आए वहां पे, तो फिलीपींस और जापान के मुख्य नेता। तो बुधवार को जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ ये वहां के बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने बैठक की। भारत प्रशांत क्षेत्र में वाशिंगटन की आधारशिला सहयोगी क्या रहेगी, उस पर भी क्या है, ये इनका विचार विमर्श किया गया। और वैश्विक भागीदारी के साथ रक्षा संबंधों में किस प्रकार से हम बेहतरीन कर सकते हैं, इस पर विचार हुआ। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी जापान के बारे में, जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदा, और ये कहाँ गए हैं, अमेरिका में, है ना। जोई बिडेन से मुलाकात की। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट हम जान लेते हैं जापान के बारे में। तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन उठाया है, भारतीय संविधान में सन्निहित रिक्त स्थान जापान के संविधान से प्रेरित है। तो इन 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हमने जापान के संविधान से लिया है, तो इसमें जल्दी से आप बता दीजिएगा कौन सा ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा हमने जापान से ली है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना, कानून जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये बात हमने जापान से ली है। जब हम बात कर रहे होते हैं मौलिक अधिकारों की अवधारणा हमने कहां से ली है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जोe बिडेन। अभी हमने बात ही की थी न्यूज में, जोe बिडेन वहां के अभी राष्ट्रपति हैं। तो उसके संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है मौलिक अधिकारों की अवधारणा। जब हम बात कर रहे होते हैं मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, ये विचार हमने कहां से लिया है? तो रूस से लिया है, ठीक है ना। तो रूस के अगर वर्तमान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन वहां के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो एक पॉइंट और बच गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा। ये किस देश से ली गई है? ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप कहेंगे ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, तो इसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने, आपको पता है न्यूज को कवर किया था, यूएसए में इकट्ठे हुए हैं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो केशिदा, प्लस में एक देश और था फिलीपींस। तो थोड़ा सा फिलीपींस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है, जापान के बारे में पूछ लिया, फिलीपींस के बारे में भी आप बता दीजिए। इसके बारे में आप ये बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो कथन बताना है, तो जल्दी से बता दो कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात तो ठीक है, ठीक है ना। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, बिल्कुल बढ़िया। फिलीपींस की मुद्रा का नाम फिलीपीन पैसो है। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी बोलते हैं, इसका मुख्यालय मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। फोर्थ पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिलीपींस दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य है। आप कहेंगे जी नहीं, ये सार्क का सदस्य नहीं है। तो जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये सार्क का सदस्य है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, ये पॉइंट तो सही नहीं है। तो आपको कौन सा टिक करना था? आपको डी टिक करना था, फोर्थ पॉइंट टिक करना था, है ना। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं सार्क की, अभी आपको बताया कि सार्क का ये सदस्य नहीं है ना। सार्क की फुल फॉर्म क्या होगी फिर? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। 8 दिसंबर 1985 को इस संगठन को गठित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार 7-8 दिसंबर को ही इन्होंने अपने शिखर सम्मेलन में एक चार्टर को स्वीकार किया और उसी के तहत इसका ये गठन भी हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। सार्क में अगर देखा जाए कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें आता है, आप कह सकते हैं कि श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इतने देश आते हैं इसमें, 2 और 2 4, 5 और 3 8। तो 8 देश हैं इसमें सार्क में, ठीक है ना। तो फिर जब बात करते हैं फिलीपींस, अगर दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, यानी सार्क का सदस्य नहीं है, तो क्या आप ये बता सकते हैं ये कौन से संगठन का है सदस्य? तो आप कहेंगे ये आसियान का सदस्य है। आसियान का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। तो ये इसका सदस्य है, बिल्कुल ठीक है। जब हम आसियान की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें आप कहेंगे नाम आता है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो फिलीपींस नाम मैंने यूज किया है ना, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। तो इसमें वैसे तो 10 देश हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले पिछले साल क्या हुआ था, 11वां देश भी इसमें क्या है सम्मिलित कर लिया गया था, जिसका नाम क्या था? तिमोर लेस्टे। और तिमोर लेस्टे पहले आपको पता है
किसके साथ? एक एक झगड़े में था, आप ऐसा बोल सकते हैं, इंडोनेशिया के साथ। तो इंडोनेशिया के साथ उनकी बनती नहीं थी, इसी वजह से उसे शामिल नहीं किया गया था। तो जाहिर सी बात है, फिलीपींस सार्क का सदस्य नहीं है, ये आसियान का सदस्य है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको इससे संबंधित याद रखना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना। अब जैसे थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ था, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। आप कहेंगे चलो ये बात तो मान ली हमने कि इसका मनीला में मुख्यालय बना हुआ है। एडीबी, एशियाई विकास बैंक, इंग्लिश में कहें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, एशियाई यानी कि एशिया, और विकास यानी कि एशिया का विकास करना, ऐसा बैंक, ठीक है, ऐसी सुविधा। अभी थोड़ा सा बताते हैं, एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, यानी कि महाद्वीप के आधार पे देखा जाए तो ये एशिया जो क्षेत्र है वहां का विकास हेतु बनाया गया बैंक है, और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला के शहर मांडल मांडलुयांग शहर में है, मांडलुयांग, ठीक है ना। तो एशियाई विकास बैंक पूरे एशिया में सामाजिक रूप से विकास, आर्थिक रूप से विकास कैसे हो, इस बात पर जोर देता है। शिक्षा हेतु अगर किसी को विकास करना है तो उसका इस पर फोकस रहेगा। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम प्रबंधन, वित्त क्षेत्र विकास, आधारभूत संरचना का विकास, क्षेत्रीय सहयोग, एकीकरण, निजी क्षेत्र में जो उदारवादी जो एक सोच है, यानी कि विकास किस मायने में हो, इसके लिए ये हमारा एडीबी हमेशा तत्पर रहता है, हमारे एशिया क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। तो जैसे हमारी न्यूज जैसे ही कवर हो जाती है, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाती है, इसकी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम पे। सभी पीडीएफ जितनी भी अवेलेबल हैं आप वहां पर चेक कर सकते हैं। अब चलो हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है आज के इतिहास के बारे में, यानी कि 10 अप्रैल के दिन इतिहास में क्या हुआ था उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं आज के इतिहास की, तो फोटो से आप देख पा रहे होंगे ये है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से संबंधित आज की महत्वपूर्ण घटना क्या रही थी, यानी कि आज के दिन ही 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया गया, जिस आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है ना। तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? आप कहेंगे 1917 में, और किस दिन की गई थी? तो आज ही के दिन की गई थी, 10 अप्रैल 1917 को, ठीक है ना। तो चंपारण सत्याग्रह, वैसे अगर देखा जाए तो चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और ये कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? बिहार में। तो इस चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 10 अप्रैल 1917 को की, ठीक है। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। थोड़ा सा जब हम चंपारण आंदोलन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए क्या आवश्यकता थी महात्मा गांधी को, आपको पता है ना। महात्मा गांधी 1915 9 जनवरी को भारत में लौटे थे, क्योंकि ये कहाँ गए हुए थे? दक्षिणी अफ्रीका में गए हुए थे। तो जब ये यहाँ पर लौटे तो फिर अगले 2 वर्षों में, यानी कि इन्होंने फिर पूरे भारत का भ्रमण भी किया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को देखा समझा। फिर 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। भारत में ये इनका प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। तो इनके नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। जब हम बात करते हैं इसका कारण क्या रहा, तो अंग्रेजी बागानों के मालिकों ने भारतीय किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको नील की खेती करना होगा, यानी कि नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिश मालिकों ने, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि नील की खेती का जो बाजार था, उस बाजार में जब गिरावट आई तो कारखाने बंद होने लगे, और किसानों ने फिर क्या है, एक मजबूर हो गए किसान। तो फिर अंग्रेजों ने किसानों की उसी
मजबूरी का लाभ उठाया और फिर उन्होंने क्या कर दिया, उस टैक्स को बढ़ा दिया। और टैक्स को बढ़ा दिया तो सभी किसान जो हैं वो विरोध करने लगे। महात्मा गांधी ने फिर इसका नेतृत्व किया और परिणाम ये हुआ कि बिहार वालों के लिए वो देवता तुल्य बन गए, ठीक है ना, देवता समान बन गए। और जब बात करते हैं इस आंदोलन में मुख्य नाम कौन कौन से आते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये वही हैं हमारे भारत के जो गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना। और संविधान सभा की दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें इनको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये वही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में ही हुआ। और चंपारण आंदोलन कहाँ पे हुआ था, बिहार में ही हुआ था। तो और किसका नाम आता है, तो और नाम आता है श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण सिंह। तो ये भी मुख्य नेता बनकर उभरे इस आंदोलन में। एक नाम आता है अनुग्रह नारायण सिन्हा, नारायण सिन्हा, ये भी नेता थे इस आंदोलन के। एक नाम आपने सुना होगा जनकधारी प्रसाद, ये भी इस आंदोलन के नेता बने। और ब्रज किशोर प्रसाद, ये भी क्या है, महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में सक्रिय रहे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये था। और जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो कितने हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य कर दी थी उन्होंने, तो 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। इसी बात का फिर विरोध किया था, ऊपर से उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। और ये जो पद्धति है उसे क्या बोलते हैं, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति बोला जाता है, यानी कि 3/20 हिस्से पर खेती करना। तो इस 3 कठिया पद्धति को खत्म करने के लिए ये आंदोलन हुआ और फाइनली महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसे क्या है, खत्म भी कर दिया गया था, ठीक है। तो कहा जाता है कि फिर चंपारण एग्रियन एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में महात्मा गांधी भी सदस्य थे। और 3 कठिया प्रणाली को इस कमेटी के तहत ये समाप्त कर दिया गया। और फिर जो किसानों से अंग्रेजों ने पैसे वसूल रखे थे उसका 25% वापिस किसानों को दे दिया गया, ठीक है ना, इसके तहत। तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। चलो पहले आप ये क्वेश्चन बता दीजिए महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से लौटे, ये बात क्या ठीक है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। दक्षिणी अफ्रीका से वो लौटे थे 1915 में। कब की बात है? वो बात है 9 जनवरी 1915 की। 9 जनवरी को वो यहाँ पहुंचे। उसी दिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बारे में अभी हमने जानकारी हासिल की, ये पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। और महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट भी ठीक लिखा है। आपको पता है ना, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी और उनको कहां पहुंचना था? दांडी पहुंचना था। और वो दांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया। नमक कर अधिनियम जो अंग्रेजों ने लागू कर दिया था उसे उन्होंने तोड़ा। इसी दिन से ही उन्होंने क्या कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 में हुई थी, ठीक है। सविनय, स प्लस में विनय, स यानी सहित, विनय यानी विनम्रता। तो विनम्रता के साथ अंग्रेजों की नीतियों की अवज्ञा करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो आप कहेंगे ये पॉइंट भी ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे ही ठीक हैं कथन, ठीक है। इसमें ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो गलत हो, यानी कि जो सही नहीं हो।
सारे के सारे ही ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। तो सारे ही ठीक हैं, मतलब आपको कहानी पता लग गई, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे बखूबी, है ना। तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको पता है महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और वो अधिवेशन कौन सा था, तो वो अधिवेशन था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। इससे पहले महात्मा गांधी ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी अधिवेशन में, ना ही इसके बाद कभी अध्यक्षता की। तो सारे ही ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे ठीक हैं। चलो जी, अब जैसे आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, इस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहचान पा रहे हैं क्या? ये हैं हमारे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, और प्रधानमंत्री रहे तो आज क्या है इनसे संबंधित, तो 10 अप्रैल 1995 को इनका क्या हुआ था, मोरारजी देसाई का निधन हुआ था आज ही के दिन। तो आज इनकी पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि पर हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। तो जैसे अगर बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो हमारे भारत के ये चौथे प्रधानमंत्री थे, चौथे नंबर के। ठीक है, और कौन सी पार्टी के थे, तो आपको पता है ना, उस समय जब ये प्रधानमंत्री बने तो जनता पार्टी की सरकार थी। तो जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का इन्होंने नेतृत्व किया था। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे। एक आप पहले क्वेश्चन बता दीजिए, थोड़ा सा सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ दिलाई गई? आपको पता है ना, जो अपने प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। लेकिन ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई थी? तो फिर आपको पता है, इन्हीं का नाम लिख देना आप, मोरारजी देसाई का। तो मोरारजी देसाई को कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई गई, यानी कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा। और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने इनको शपथ दिलाई? तो नाम आता है बसप्पा दानप्पा जत्ती। और वैसे तो आपने बहुत बार सुना होगा ना, बी डी जत्ती। ये बी डी जत्ती के नाम से बड़े प्रसिद्ध रहे थे, बी डी जत्ती। इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री से बनने से पहले उप प्रधानमंत्री थे, यानी कि पहले उप प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री के जस्ट बाद ये प्रधानमंत्री बने, है ना। तो आप ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद, सॉरी, उप प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे ये। ठीक है, और प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी यही थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान रोलिंग योजना को लागू किया था, रोलिंग योजना को लागू करने वाले यही थे। और इनके पास 2 अंतरिम बजट सहित अधिकतम बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है। जब हम बात करते हैं 1959 से लेकर 1963 की, तो इस टाइम पीरियड में इन्होंने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया था, 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया इन्होंने। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और जब हम बात करते हैं ये कब से कब तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, तो ये बात है लगभग 1977 से लेकर 1979। ठीक है ना, ये वो टाइम पीरियड है जब जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी द्वंद्व नहीं होना चाहिए। तो आज ही के दिन इनकी डेथ हुई थी, आज इनका पुण्यतिथि का दिन है, तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो हमने बात की थी प्रधानमंत्री के बारे में, है ना। तो प्रधानमंत्री के बारे में आप कथन बता दीजिए कि कौन सा कथन सही नहीं है,
कौन सा कथन सही नहीं है प्रधानमंत्री के बारे में, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी। तो सबसे पहला यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख होते हैं, ये बात ठीक लिखी हुई है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी ठीक है। लेकिन अभी हमने बताया मोरारजी देसाई की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या ये सही नहीं लिखा हुआ है? तो फिर यही पर टिक कर दो, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र क्या चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 भारत के प्रधानमंत्री के दायित्वों का वर्णन करता है। तो ये पहला पॉइंट ठीक था, दूसरा भी ठीक था, चौथा भी ठीक था। और जो सही नहीं था तो वो कौन सा था, तो वो था आपका सी। ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। चलो, तो इसमें जिन्होंने लिखा होगा ना थर्ड पॉइंट, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया बताया था सभी ने। चलिए जी, अब आज के इतिहास के बारे में ऐसे घटनाएं तो बहुत हैं, ज्यादा आपको बात करने की इसमें आवश्यकता है नहीं। तो चलो पहले थोड़ा सा बता देते हैं आज के दिन जिनका जन्म हुआ था, जो थोड़े प्रसिद्ध रहे, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होना भी चाहिए। 10 अप्रैल 1824 को राम सिंह पठानिया का जन्म हुआ। राम सिंह पठानिया कौन थे, तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, भारतीय आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी। तो जब हम बात करते हैं इस दिन और क्या घटना घटित हुई, तो आपने एक नाम सुना होगा, CY चिंतामणि। ठीक है, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये नाम देखा करते हैं। CY चिंतामणि जो है उनका जन्म हुआ, और ये उदारवादी दल के संस्थापकों में से एक थे, भारत के प्रतिष्ठित संपादक भी थे। ठीक है, और इसी दिन यानी कि 10 अप्रैल 1894 को क्या हुआ था, घनश्याम दास बिड़ला का जन्म हुआ। घनश्याम दास बिड़ला का जन्म हुआ, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति, स्वतंत्रता सेनानी, बिड़ला परिवार के ये प्रभावशाली सदस्य रहे। और इनके बारे में भी आपने नाम सुना होगा, प्रफुल्ल चंद्र सेन, है ना। प्रफुल्ल चंद्र सेन का जन्म 10 अप्रैल 1897 को हुआ। प्रफुल्ल चंद्र सेन, है ना। ऐसे बहुत से हैं। मेजर धन सिंह थापा, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। श्याम बहादुर वर्मा, ठीक है, ये एक अच्छे विचारक कवि थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। ठीक है, और भी बहुत हैं, ज्यादा आयशा टाकिया के बारे में जानते होंगे, वो एक अभिनेत्री है, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, हमारे लिए नहीं जरूरी है वो, है ना। चलो जी, और आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो निधन, आज के दिन अभी मैंने बताया था एक नाम मोरारजी देसाई, 10 अप्रैल 1995, है ना, मोरारजी देसाई। और जब बात करते हैं, एक माने जाते हैं कवि जो बड़े प्रसिद्ध रहे थे, 10 अप्रैल 1931 को उनका निधन हुआ था। विश्व के श्रेष्ठ चिंतक महाकवि के रूप में ख्याति प्राप्त है उनको, नाम है उनका खलील जिब्रान। खलील जिब्रान का निधन भी आज ही के दिन हुआ। ठीक है ना। और नाजिस प्रतापगढ़ी, उर्दू के शायर कवि, इनका भी निधन आज ही के दिन हुआ। ठीक है ना। खलील जो है इनका निधन हुआ था, गलती से शायद मैंने जन्म बोल दिया है, तो गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत से हमारे इतिहास में आज के दिन घटनाएं घटित हुई और कुछ बातें हमने कवर की। इसी प्रकार से क्या है, हम पढ़ते रहेंगे और हमें पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो केंद्र सरकार होती है उसके मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। तो जो भी आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। एडुरोही ऑफिशियल, ये अपने इस चैनल का नाम है जिस पर आपको ये क्लासेस मिलती हैं।
एक चैनल अपना और बना हुआ है एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स, तो ये भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इस पर आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलती रहेंगी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, एक्स पे, टेलीग्राम पे। एडुरोही 24 आपको टाइप करना है। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 8307730527, ये नंबर दिया गया है। और पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। जितनी भी क्लासेस आज तक इस चैनल पे हुई हैं, सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी गई हैं। ठीक है, एडुरोही 24 आपको सर्च करना है। तो किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।